हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सोच रही थी आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दूँ, रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाऊँ। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक ऑर्गेनिज्म जो मतलब जीता है तो वो एक सर्टेन पीरियड तक जीता है, ठीक है, सर्टेन टाइम तक जीता है। ऐसा तो है नहीं कोई मतलब जन्म लिया तो वो आज तक जी रहा है, कभी वो मरता ही नहीं। तो कभी ना कभी किसी जी ऑर्गेनिज्म की बर्थ होती है तो उसकी नेचुरल डेथ होती ही होती है। और जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम रहता है पीरियड उस ऑर्गेनिज्म का, उसे लाइफ स्पैन कहते हैं, ठीक है। वो लाइफ स्पैन रिप्रेजेंट करता है। जो लाइफ स्पैन है कुछ ऑर्गेनिज्म के दिए फिगर 1.1 जो आगे दिया है, और कुछ several other organism are drawn for which you should find out लाइफ स्पैन एंड कुछ मतलब कुछ के दिए हैं कुछ के नहीं दिए हैं आगे फिगर 1.1 में, ठीक है। हम ये भी देखे होंगे कि लाइफ स्पैन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरी नहीं है कि उसके साइज से कोरिलेट किए जाए। जैसे अगर साइज ऑफ क्रो ले लिया जाए, पैरेट और क्रो की साइज जो वो सिमिलर होती है काफ़ी हद तक, लेकिन पैरेट और क्रो के जो लाइफ स्पैन रहते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो साइज है उससे डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन में। और सिमिलरली मैंगो ट्री और पीपल ट्री के बीच में कंपेरिजन कर लिया जाए तो मैंगो ट्री की भी लाइफ स्पैन शॉर्टर होती है एज़ कम्पेयर टू पीपल ट्री, ठीक है। जो भी लाइफ स्पैन हो, हर एक ऑर्गेनिज्म को मरना पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को मरना पड़ता है, कहीं ना कभी नेचुरल डेथ उसकी होती है। लेकिन नो इंडिविजुअल कैन इमोर्टल मतलब कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, एक्सेप्शन ये है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया, वो क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। ये जैसे पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बन गया, तो मतलब इसकी डेथ तो नहीं हुई है, बल्कि इसके जो प्रोटोप्लाज्म है वही वाले वो डिवाइड करके डॉटर सेल में चले गए, फिर वो आगे डिवाइड करके मतलब आगे जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते यहाँ पे डेथ हो रही है, तो यहाँ पे मतलब डिवाइड होके आगे जनरेशन में चला जा रहा है। फिर आगे आते हैं। हाँ, ये मैंने बताया था ना, कुछ की लाइफ स्पैन दी है, कुछ का लाइफ स्पैन लिखना है। फिर आते हैं रिप्रोडक्शन जो है जनरल उसको डिफाइन किया जाए एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म एक यंग वन को प्रोड्यूस करता है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है जो उसकी तरह सिमिलर होता है, ठीक है। ऑफस्प्रिंग फिर जो होता है जो फिर मैच्योर होता है, ग्रो होता है, मैच्योर होता है, फिर वो नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये ऑफस्प्रिंग वर्ड जो है इस पे गौर करें तो ऑफस्प्रिंग वर्ड जो है जनरली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है उसे हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं? क्लोन। आगे अभी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे जनरली एक साइकिल होती है, बर्थ होता है, ग्रोथ होता है, फिर प्रोड्यूस करता है, फिर डेथ हो जाता है। रिप्रोडक्शन जो रहता है वो इनेबल करता है किसी भी स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी के लिए। मतलब अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो वो स्पीसीज़ की मतलब वो स्पीसीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जनरेशन टू जनरेशन वो स्पीसीज़ कैसे कंटिन्यू करता है, वो मतलब कोई भी स्पीसी है वो अपने जैसा स्पीसी बनाता है, फिर वो स्पीसीज अपने जैसा बनाता है, तो उसकी जो मतलब प्रोजेनी है, मतलब उसकी जो स्पीसीज है वो जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू हो रही है। अगर यही स्पीसी नहीं बनाएगी तो नया स्पीसी बन जाएगा, तो ये स्पीसीज रहेगा नहीं, इसकी एग्जिस्टेंस रहेगी नहीं, अर्थ से एग्जिट हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी के लिए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और ये हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, कैसे जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, देयर इज़ लार्ज डाइवर्सिटी इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। और हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो
मतलब अपनी तरह से इवॉल्व हुआ है, उसके पास ओन मैकेनिज़्म है मल्टीप्लाई करने के लिए और अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने के लिए। जो ऑर्गेनिज्म की हैबिट है, इंटरनल फिजियोलॉजी है और सर्वल अदर फैक्टर्स, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं, कलेक्टिवली जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को कैसे रिप्रोड्यूस करना है बेस्ड ऑन वेदर ये पार्टिसिपेट। अगर हम इसके बेस पे देखा जाए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो इस बेसिस पे हम रिप्रोडक्शन को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से विथ आर विदाउट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, विथ आर विदाउट। कभी कभी मतलब पूछ लेता है ट्रू फॉल्स या MCQ टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट या विथ आर विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, तो यहाँ पे विथ और विदाउट लगा है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि मतलब बहुत लोग विदाउट ही याद रखते, विथ नहीं याद रखते। इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, तो वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर वही 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं अपोजिट सेक्स के और पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी होता है, तो उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो इसे हम लोग यूनी पेरेंटल भी कह सकते हैं, यूनी पेरेंटल, ठीक है, यूनी पेरेंटल भी कह सकते हैं, जो कैपेबल होता है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, अकेले मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। एज ए रिज़ल्ट ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं केवल उसके मतलब आइडेंटिकल नहीं होते अपने पेरेंट्स से, बट ऑल्सो एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स से सिमिलर हो सकते हैं, आप थोड़ा सा भी उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। और इसको मतलब इस ऑफस्प्रिंग को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म क्लोन यूज़ किया गया, मतलब जो पेरेंट्स से जो डॉटर्स बनता है तो उसे हम लोग क्लोन कहते हैं। क्लोन जो है वो डिस्क्राइब करता है मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर में बताया था एसेक्सुअल में क्लोन यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोजेनी को डिस्क्राइब करने के लिए। और बर्डिंग होता है ईस्ट में, ये डायग्राम है, छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं, फिर ये बाद में जाके पेरेंट सेल से डीअटैच हो जाते हैं और ये न्यू एडल्ट ईस्ट सेल बना लेंगे। और इसमें देखा जाए ये अमीबा है, अमीबा जो है बाइंडरी फ्यूजन करके 2 डॉटर सेल्स बनाते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो कॉमन होते हैं अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, जो सिंपल रिलेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उसमें मतलब देखने को मिलते हैं। और प्रोटिस्टा मोनेरा जो है उसमें भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं पेरेंट्स जो है वो सेल डिवाइड करते हैं और 2 सेल का फॉर्मेशन करते हैं, 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। सो जो ये ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न करते हैं इसे भी मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही कहते हैं, इटसेल्फ में ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। और मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय बाइंडरी फ्यूजन, जो भी ऊपर मैंने एलगी का दिखाया था, अमीबा का दिखाया था, उसमें वो बाइंडरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं। जो सेल है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होते हैं और रैपिड ग्रो कर जाते हैं एडल्ट में, और ये अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। और ईस्ट भी एक एग्जांपल था उसमें डायग्राम में, ये भी डिवीज़न करते लेकिन अनइक्वल डिवीज़न करते हैं, इसमें इक्वल डिवीज़न रहता है, इसमें अनइक्वल डिवीज़न रहता है। स्मॉल बर्ड्स का फॉर्मेशन करता है और प्रोड्यूस करता है स्मॉल बर्ड्स, फिर वो शुरू में अटैच रहते हैं पेरेंट सेल से, फिर बाद में डी अटैच हो जाते हैं और मैच्योर न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रहा एग्जांपल मतलब बाइंडरी फ्यूजन और बर्ड्स का। और फिर मेंबर आते हैं कि जैसे कुछ मेंबर्स किंगडम फंगाई और सिंपल प्लांट सच एज एल्गी में आते हैं, तो ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रहता है इन लोग के पास, जिसमें मोस्ट कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो जू स्पोर है। जू स्पोर जो रहता है यूजली मोटाइल स्ट्रक्चर, मैक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्ट्रक्चर होता है। तो ये मोटाइल होता है तो जू स्पोर को ज़रूरी रहता है वाटर, जब वाटर प्रेजेंट रहता है
तभी वो जू स्पोर का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर वाटर नहीं प्रेजेंट है तो जू स्पोर से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है कोनिडिया, जो पेनिसिलियम में देखने को मिलता है, बर्ड्स जो हाइड्रा में देखने को मिलता है, जेम्यूस जो स्पॉन्जस में देखने को मिलता है। और ये कुछ वो है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जू स्पोर देखने को मिलता है, पेनिसिलियम में कोनिडिया देखने को मिलता है, हाइड्रा में बर्ड्स देखने को मिलता है, ये बर्ड्स है। और स्पॉन्जस में जेम्यूल्स देखने को मिलता है। जेम्यूल जो रहते हैं वो आइक्यूपोडियल सेल्स रहते हैं। आइक्यूपोडियल सेल क्या होता है, वो 11th में पढ़े थे हम लोग। टोटिपोडेंट सेल होता है जो जिनके पास से मतलब खुद से वो नया ऑर्गेनिज्म बनाने की एबिलिटी रखता है, उसे टोटिपोटेंट सेल कहते हैं। फिर आते हैं हमने एनिमल में देखा, जैसे एनिमल में होता है वैसे अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलता है। टर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एनिमल या अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये सब जो होता है। तो अनएम्बिगुअसली मतलब बिना कन्फ्यूजन के हम लोग प्लांट से भी कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट्स के केस में हम लोग टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह। और यहाँ पे प्लांट्स में कुछ यूनिट्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो करते हैं, जैसे रनर हो गया, राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया। ये सब कैपेबल है एक नया प्लांट या ऑफस्प्रिंग देने में। मतलब ये जो राइजोम है, राइजोम से एक पूरा का पूरा नया प्लांट खड़ा हो सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहते हैं, जो न्यू प्लांट्स मतलब फॉर्म करता है बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्मेशन जो होता है दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टू पेरेंट्स का या प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व ऑफ एसेक्सुअल, तो इसे हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक ही पेरेंट से बन रहा है पूरा का पूरा मतलब एडल्ट बॉडी या प्लांट पूरा का पूरा बन जा रहा है, यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो गए, ये आइज इन पोटैटो, राइजोम इन जिंजर, और जो बिबल्स होते हैं वो एग्रेब पाते हैं। लीव्स बर्ड्स जो है ब्रायोफाइलम में, ब्रायोफाइलम के जो लीव्स के मार्जिनल पॉइंट पे वहाँ लीव बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है जो न्यू प्लांट्स दे सकता है। ऑफसेट ऑफ वाटर हाइजीन। फिर आगे चलते हैं, हमने सुना होगा टेरर ऑफ वाटर बॉडीज़ पे जो मतलब उगता है टेरर ऑफ बंगाल, और इसे हम लोग वाटर हाइजीन कहते हैं, मतलब सॉरी वाटर हाइजीन इसका नाम है, इसे टेरर ऑफ बंगाल हम लोग कहते हैं। ये एक ऐसा इन्वेसिव वीड है जो मतलब कहीं भी ग्रो कर जाता है, किसी भी स्टैंडिंग वाटर पे, जहाँ पे पानी ठहरा हुआ है वहाँ पे वो ग्रो कर जाता है इजीली। और ये इसकी खासियत क्या है, ये किसी भी मतलब पानी से ऑक्सीजन पूरा ड्रेन कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन पूरा खींच लेता है पानी से, जिसके कारण क्या होता है काफ़ी मछलियों की डेथ हो जाती है, फिशेस की डेथ हो जाती है। और ये जो ये प्लांट जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, क्योंकि इसके जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स और शेप ऑफ लीफ है उसकी वजह से इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। और ये मतलब इजीली वेजिटेटिवली प्रोपगेट करके मतलब शॉर्ट टाइम में ये पूरे वाटर बॉडी में फैल जाते हैं और इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। फिर आते हैं नीचे, हमने देखा होगा स्मॉल प्लांट्स उन पे आई निकलते हैं, जैसे पोटैटो ट्यूबर होते हैं और वो राइजोमा बनारा और जिंजर होते हैं, ये सब मतलब नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं इजीली। हमने ये भी देखा होगा जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, नोड्स हमें पता है जैसे ये स्टेम हो गया जहाँ से लीफ का फॉर्मेशन होता है, किसी भी ब्रांच का फॉर्मेशन होता है फ्लावर का, तो उसे नोड्स कहते हैं। और दो नोड्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग इंटरनोड कहते हैं। तो जो नोड प्रेजेंट रहता है मॉडिफाइड स्टेम में, अगर वो नोड जो है वो कांटेक्ट में आ जाता है विद डैम्स वाली या वाटर के, तो वहाँ पे रूट का फॉर्मेशन करता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एडवेंटियस बर्ड आ जाते हैं जो बायोफाइलम लीफ के नोचेस पे ग्रो करते हैं मार्जिनल लीफ के, तो वो डीअटैच होके मतलब पूरा का पूरा एक नया प्लांट दे सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी होती है फुल्ली एक्सप्लॉयट, ये पूरी तरह से गार्डनर और फार्मर के द्वारा यूज़ की जाती है कॉमर्शियली प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब ऐसे प्लांट्स को जो हम लोग के लिए यूज़फुल है।
फिर एक इंटरेस्टिंग नोट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कि ये कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन है, मतलब ऑर्गेनिज्म में, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे एल्गी फंगाई आ गए तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये शिफ्ट हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मेथड में। फिर आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हो गया या तो वेजिटेटिव कहा जाए, एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो एग्जिबिट करते हैं बाय हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स अगर एंजियोस्पर्म तक भी आ जाते हैं तो उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों देखने को मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर एनिमल्स में देखा जाए तो हायर प्लांट्स में केवल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एसेक्सुअल देखने को नहीं मिलता है। एसेक्सुअल जो लोअर एनिमल्स रहते हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, उन्हीं में देखने को मिलता है। फिर आते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, या तो वो सेम इंडिविजुअल में बनता है या डिफरेंट इंडिविजुअल में बनता है, बट अपोजिट सेक्स प्रेजेंट रहता है। फिर गैमेट फ्यूज करते हैं, फॉर्मेशन होता है जायगोट का जो डेवलप होता है और फॉर्म करता है न्यू ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ये एक इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस है अगर कंपेयर किया जाए किसी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है ऑफस्प्रिंग जो आइडेंटिकल नहीं होता है पेरेंट्स से, मतलब अपने पेरेंट्स से उतना आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे एसेक्सुअल में क्या देखा था, एकदम एग्जैक्ट कॉपी था अपने पेरेंट का, उसे क्लोन के वर्ड से वो किया जाता था, डिस्क्राइब किया जाता था। लेकिन इसमें देखा जाता है तो कोई आइडेंटिकल नहीं होता है अपने पेरेंट्स, मतलब कुछ कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। फिर एक स्टडी की गई डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, मतलब डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स और एनिमल फंगाई जो है वो शो करते हैं थ्रू दे डिफर सो ग्रेटली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। सरप्राइजली ये एक सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिमिलर पैटर्न शेयर करते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म में वो बर्थ हुआ, उसका जन्म हुआ तो तुरंत रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है तो वो ग्रो करता है, मैच्योर होता है, जब उसकी सर्टेन एज होती है तब वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एक सर्टेन स्टेज होती है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होती है लाइफ में, बिफोर जब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं करना स्टार्ट कर देते हैं सेक्सुअली। तो ये जो पीरियड होता है ऑफ द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन पीरियड से पहले, तो उसे हम लोग कहते हैं जुवेनियल फेज, और प्लांट में कहते हैं वेजिटेटिव फेज। इसमें क्या होता है, फेज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो ये फेज होता है ये वेरिएबल होता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ड्यूरेशंस होते हैं इस फेज का। एंड ऑफ जुवेनियल फेज या वेजिटेटिव फेज ये मार्क होता है, साइन होता है कि यहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। और ये हायर प्लांट्स में हम लोग ईजिली देख सकते हैं जब फ्लावर आ जाता है, मतलब कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है। फिर आते हैं कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ प्लांट्स होते हैं ये अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना शो करते हैं, जैसे कि बैम्बू स्पीसीज हो गया, ये फ्लावरिंग देते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावरिंग देते हैं जो 50 से 100 ईयर पे प्रोड्यूस होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है और फिर मर जाता है, डाई कर जाता है। और एक अनदर प्लांट होता है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नीराकुंजी, जो ये बहुत बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये फ्लावरिंग देते हैं हर 12 साल में एक बार, और इसने मतलब फ्लावरिंग दी थी सितंबर अक्टूबर 2006 में। फिर 12 साल बाद ये देगा, फिर जब ये देगा फिर उसके 12 साल बाद ये फ्लावरिंग देगा। तो ये जो मास फ्लावरिंग है ये पूरे हिली एरिया को कवर कर लेता है, और ये केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जो ब्लू कलर से पूरा कवर कर लेता है हिली एरिया को, जो एक अट्रैक्शन है लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट के लिए। एनिमल्स में देखा था जो जुवेनियल फेज है वो फॉलोड होता है बाय मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज।
जो एक्टिवेट करता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को। ह्यूमंस में होते हैं जैसे मतलब मैच्योर होते हैं, जब रिप्रोडक्टिव फेज़ आता है तो फिर मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो रहते हैं वो चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को एक्टिव करता है। रिप्रोडक्टिव फेज जो रहता है ये भी वेरिएबल करता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ड्यूरेशंस प्रेजेंट रहते हैं। फिर आते हैं बर्ड्स जो है, हमने देखा होगा बर्ड जो है वो लिविंग नेचर में एग्स मतलब देती हैं ओनली सीजनली, मतलब वो सीजनली देती, जब उनका सीज़न आता है तभी वो एग्स देती है। लेकिन अगर पोल्ट्री फॉर्म में देखा जाए तो यहाँ पे जो बर्ड जो रहती है वो पूरे साल तक एग देती रहती है। तो इस केस में देखा जाए जो एग लेइंग एग्स है इसे हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है कॉमर्शली यूज कर रहा है, मतलब कॉमर्शली जो है वो बर्ड को यूज कर रहा है अपने ह्यूमन वेलफेयर को पूरा करने के लिए, उसे हार्मोन्स के इंजेक्शन दे के। तो यहाँ पे इसे हम लोग रिप्रोडक्शन से रिलेट नहीं कर सकते। फिर आते हैं जो फीमेल प्लेसेंटल मैमल है वो उसमें साइक्लिक चेंज होता है, मतलब हर महीने, जिसमें ओवरी एसेसरी डक्ट एज वेल एज हार्मोन्स शामिल होते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में। नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, लाइक काउ, शेप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, इसमें जो साइक्लिक चेंज होती है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन उसे एस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और प्राइमेट में क्या होता है, जैसे मंकी, ऐप, ह्यूमंस, इसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं उसी को। कुछ मैमल्स आते हैं स्पेशली दोज हु लिविंग अ नेचुरल वाइल्ड कंडीशन, ये एग्जिबिट करते सच साइकिल इन ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। मतलब जैसे डॉग हो गए, सीप हो गए, रैट हो गए, तो ये पूरे सीज़न पर नहीं ब्रीड करते हैं, मतलब पूरे ईयर नहीं ब्रीड करते, इन लोगों का सीज़न आता है तो उस सीज़न में वो ब्रीड करते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल जो करते हैं वो सीजनल ब्रीडर कहलाते हैं, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल करते हैं वो कंटिन्यूशनल ब्रीडर कहलाते हैं। हम लोग कंटिन्यूशनल ब्रीडर है। और जैसे इसमें लिखा है अदर मैमल जो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रूआउट द रिप्रोडक्टिव फेज, तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। फिर हम लोग ग्रो करते हैं, ओल्ड होते हैं ब्रीडिंग करने के बाद, फिर एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज ऐसा मान लिया जाता है कि एक पैरामीटर होता है जिसे हम लोग सेंसेशन या ओल्ड एज कहते हैं, और ये फिर हमारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, लाइक हमारे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना। और इस फेज़ में ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, मतलब लाइफ स्पैन जो होता है पूरा ये इसका लास्ट फेज़ होता है। फिर ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। फिर अगर देखा जाए प्लांट और एनिमल्स में हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चेंज में, मतलब ये 3 फेज़ के जो चेंजेस होते हैं, जुवेनियल फेज़, रिप्रोडक्टिव फेज़, फिर ओल्ड एज या सेंसेशन फेज़, तो ये सब जो होते हैं ये हार्मोनल चेंज की वजह से होते हैं। और जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन हार्मोन्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर से, ये रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और एसोसिएट करता है बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। फिर आते हैं इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म एक्सिबिट इवेंट प्रोसेस आर रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। और स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिड वेरी डिफरेंट, मतलब जो स्ट्रक्चर्स एसोसिएट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब वो डिफरेंट होते हैं। इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू इलाबरेट एंड कॉम्प्लेक्स फॉलो द रेगुलर सीक्वेंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहते हैं वो एक रेगुलर सीक्वेंस फॉलो करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इलाबरेट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कैरेक्टराइज किया जाता है, इसमें फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। और इस पूरे सीक्वेंस इवेंट को जो है ग्रुप किया गया है 3 स्टेजेस में। पहले को प्री फर्टिलाइजेशन कहा गया है, दूसरे को फर्टिलाइजेशन कहा गया है और तीसरे को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहा गया है।
सो यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। आगे का जो है मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊँगी, उसमें डालूँगी और उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा अच्छे से। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करिएगा। और अगर आपको मतलब पसंद आता है तो मतलब शेयर वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आपको और वीडियो चाहिए होगा और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीट से रिलेटेड, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से करना है, तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टेक्ट मतलब कि कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।